नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं सेलेक्टर नोट्स। ये लेक्चर 2 है, इस पर लेक्चर 1 कल अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। और ये पीटी मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ये समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। यह आईएएस पीसीएस परीक्षाओं के अनुरूप है और पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति है। समसामयिक घटना चक्र की 2025 यानी लेटेस्ट है ये। और यह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें देखेंगे यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, आरओ एग्जाम 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आईएएस यानी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें देखें बीपीएससी यानी 71वें बीपीएससी जो आगामी हो गई और 70वें बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भी। इसके बाद एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025, इसका एग्जाम 16 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है। इसके बाद अन्य राज्यों की पीएससी जिसमें आरपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एसएससी, यूपी ट्रिपल के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। सेलेक्टर नोट्स इसमें हम जो देख रहे हैं लेक्चर में भारतीय इतिहास है और इसके अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास को हम देख रहे हैं। तो लेक्चर फर्स्ट हमने देख लिया, आज इसमें लेक्चर 2 देखते हैं। अभी ध्यान दें तो जैसे कि देखें यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम अभी होना जो है यानी आरओ एग्जाम 2023 होना प्रस्तावित है। अभी देखें तो आयोग ने एक ऐसी नोटिस जारी की है जिसके आधार पर अभी देखें तो इसमें जो है आयोग अपना कैलेंडर देखें तो 20 तारीख से पूर्व जारी कर सकता है। उसमें बहुत शीघ्र ही जो एक दिवस में आरओ एग्जाम कराना है उसकी संभावना बन सकती है और बहुत जल्दी इसका एग्जाम कराया जा सकता है। इसको देख सकते हैं। इसमें देखें तो 3 जनवरी 2025 को आयोग ने नोटिस जारी किया है। यानी इसमें देख सकते हैं ये आपके प्रेषक जो हैं विनोद कुमार गौड़ जी हैं, प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा में समस्त जिलाधिकारियों को दिया गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में यह देखें तो इसमें पूर्व में जो एग्जाम कराया गया है इन्होंने उल्लेख किया है कि अपर पीटी एग्जाम 2024 जो 22 दिसंबर 2024 कराई गई थी, सारे जो केंद्र बनाए गए थे उसके आधार पर जो है अगली परीक्षा जो आरओ की हो सकती है उसके लिए जो है वो सहमति पत्र माना गया है और ये सारी प्रतिलिपि इसमें दी गई है। तो इसके आधार पर यह अनुमान है कि जो ये भर्ती है आरओ एग्जाम 2023 बहुत जल्दी कराई जा सकती है। तो ये सारी इसमें नोटिस देखा जा सकता है। इसके बाद मूल लेक्चर को लौटते हैं तो इसमें सेलेक्टर नोट्स भारतीय इतिहास को देखते हैं। ये लेक्चर 2 होगा, इसमें आधुनिक भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेक्चर 2 को इसमें देखने का प्रयास करते हैं और लेक्चर 1 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई थी उसको देखा जा सकता है, कल के वीडियो लिंक में अपलोड किया जाए। इसके बाद अनुक्रमणिका के बारे में सब जानकारी कल हमने दिया था, ये सब जानकारी है। इसके बाद कल के लेक्चर हमने देखा था मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय, इसमें हम जो देखने का प्रयास किए थे उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर को इसमें कवर करते हैं। यानी कल के अंक में हमने ये सब देखा था, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। यानी ये सब जानकारी कल के लेक्चर में हमने दी है। इस जानकारी को आप देख सकते हैं। यानी कल के लेक्चर में हमने सारी जानकारी को कवर किया था। आज के लेक्चर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेते हैं। यह टॉपिक इसमें अगली टॉपिक यह है, यानी इसमें देखें तो 1857 का विद्रोह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पीटी मेंस का यानी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों के लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका शॉर्ट्स नोट्स थोड़ा सा अदर सोर्स से भी समझ लेते हैं। 1857 की क्रांति समझने से पहले सबसे पहले आधुनिक भारत को समझ लेते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों का जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। तो इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। तो इसमें देखें आपका जो है सबसे पहले इसमें देखें इसमें डुप्ले की हार यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आपका है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखें 1749 से 54 तक चला। कर्नाटक के नवाब पद का विवाद इससे जुड़ा हुआ है। इसी दिन देखें तो इसमें आपका जो है इसमें डुप्ले की हार हुई तथा इसके स्थान पर गुडेहू को अगस्त 1754 में गवर्नर बनाया गया, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। इसके बाद आपका अंग्रेज औरुद्दीन यानी कर्नाटक, नासिरगंज, हैदराबाद एक तरफ थे, वहीं फ्रांसीसियों ने चंदा साहब कर्नाटक, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के साथ दिया था। किसमें? कर्नाटक युद्ध में। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों किसके साथ इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें देखें तो आपका यह है, यानी इसमें आपका कर्नाटक का तीसरा युद्ध को भी समझ लेते हैं। दूसरा और पहला भी इसमें होगा, तो पहले तीसरा कर्नाटक को देखें तो 1756 से 63 तक होता है। 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। इसमें देखें तो भारत में क्लाइव और वाटसन चंद्रनगर पर कब्जे की कोशिश में थे, जिस कारण अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध 22 फरवरी 1760 को होता है। और इसमें देखें तो आपका यह है अंग्रेज सेनापति, यानी इसमें वांडीवास के युद्ध में देखें तो अंग्रेज सेनापति आयरकुट तथा फ्रांसीसी नेतृत्व लाले ने किया। फ्रांसीसी हारे, इसके बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। पेरिस की संधि होती है। देखें इसमें क्या पेरिस की संधि में, पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो जाता है। पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया तथा हालांकि पेरिस संधि के बाद पुनः लौटा दिया। फ्रांसीसियों के हाथ से अंग्रेजों का भारत में एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। यानी फ्रांसीसियों की वांडीवास के युद्ध में हो गया था और इससे अंग्रेजों का एक छत्र जो है राज्य स्थापित हो गया। इसके बाद यहाँ पर डुप्ले के बारे में देखें तो डुप्ले के बारे में यह है कि 1742 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना। 1741 में भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों का निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद ये देख सकते हैं इसमें प्रथम यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था। किसने? डुप्ले ने। भारत में सहायक संधि की प्रथा का स्थापना की हैदराबाद में। कौन किया था? डुप्ले। ध्यान देना है। इसके बाद अंग्रेज के बारे में देखें तो अंग्रेज आपका यह इसमें देखें तो 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जहांगीर के समय में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर थॉमस रो ने जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त की। यही महत्वपूर्ण पूछा जाता है अक्सर। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया।
इसके बाद इसमें देख सकते हैं यह 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। बाद में वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी निर्मित हुई। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई में बनाया। 1717 में फारूक शीर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। तो ये बैकग्राउंड रहा है इसमें आधुनिक भारत के अंतर्गत, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो वर्चस्व लड़ाई थे और जानकारी दी गई। इसके बाद देखें आपका यह इसमें देखें तो बंगाल और अंग्रेज, इसके बाद प्लासी की लड़ाई, प्लासी के युद्ध के परिणाम, सिराजदौला, ये सारी जानकारी इसमें दी गई। थोड़े से इसको भी देखते चलते हैं संक्षेप में। तो इसमें बंगाल और अंग्रेज को देखें तो इसमें यह है, कलकत्ता की नींव चापनोक ने रखी। मुगल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को निशान यानी व्यापारिक छूट प्रदान किया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव जिसमें सुतातुनी, कालीकट, गोविंदपुरी की जिम्मेदारी प्राप्त की और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। प्लासी की लड़ाई देखें जो 23 जून 1757 को किया गया। इसमें देखें तो सिराजदौला अंग्रेजों के बीच हुई, सिराज की हार हुई, रॉबर्ट क्लाइव जीता। परिणाम और सब जानकारी देखें। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसने क्लावी को उमरा की उपाधि मुगलों से दिलवाई। प्लासी युद्ध के परिणाम देखें। युद्ध के बाद ल्यूक स्क्रैप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। सिराजदौला के बारे में देखें। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बेटी का लड़का नवाब बना, यानी सिराजदौला नवाब बना। इसके विरोधियों में शौकत जंग पूर्णिया के नवाब, मौसी कसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर शामिल थे। सिराजदौला के विरोधी थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद कर दिया। अलीनगर की संधि फरवरी, यह जो आपका 1757 है, 1757 और 1957 हो गया। सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीगढ़ की संधि हुई थी। इसके बाद देखें जो इतिहासकार हैं, यदुनाथ सरकार के अनुसार 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, प्लासी युद्ध के बाद। अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ हुआ था। कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्लासी के युद्ध के परिणाम में शामिल है। मीर कासिम को देखें तो यह है कि यह 1760 में बंगाल का नवाब बना। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुंगेर में तोप बंदूक निर्माण हेतु कारखाना लगाया। इसने अंग्रेजों के व्यापारिक दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। जुलाई 1763 में कंपनी ने इसे बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। इसके बाद इसमें देखें तो बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें देखें हेक्टर मुंडो अंग्रेज सेनापति इसमें था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी। मीर कासिम अवध का नवाब सिराजदौला सेकंड ने संघ बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई की। प्लासी के युद्ध में जहां अंग्रेजों की बंगाल में प्रभुता स्थापित की, यानी प्लासी के युद्ध ने जहां अंग्रेजों की बंगाल में प्रभुता स्थापित की, बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। इसके बाद इलाहाबाद की संधि वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको देख सकते हैं। यानी किसके बीच हुई? अवध के साथ जुलाई 1765 में, शाह आलम सेकंड के साथ 16 अगस्त 1765 में। प्रावधान क्या इसमें किया गया था? अवध के साथ कंपनी को 50 लाख क्षतिपूर्ति देगा। इलाहाबाद और कड़ा कोरा मुगल शासक को देना होगा। जरूरत के समय कंपनी को सहायता देनी होगी। बनारस के जमींदार को उसकी स्टेट्स का पूर्ण अधिकार देना होगा। अंग्रेजों ने नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया था। उसकी सीमाओं की रक्षा हेतु सैनिक मदद हेतु राजी हो गए। सालम सेकंड के साथ जो प्रावधान था उसमें क्या? सालम सेकंड कंपनी के संरक्षण में आ गया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। अंग्रेजों का दीवानी एवं बंगाल के राजस्व एवं वित्तीय प्रशासन पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण को देखना चाहें तो देख सकते हैं। यह आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी जिसका मुख्य जो प्रतिस्पर्धा था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। नौ सैन्य सर्वथा, सैन्य कौशल एवं अनुशासन, अंग्रेजों द्वारा सेना पर अधिक व्यय, पुर्तगाली एवं डच ईसाइयत के प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसके बाद इसमें देखें तो आपका एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सब जानकारी दी गई है। यानी इसमें देख सकते हैं यह आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यह 1767 से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। अप्रैल 1769 में मद्रास संधि से यह समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें 1780-1784 में हैदर अली अंग्रेज के बीच। इसमें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होता है। ये मध्य होता है तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा माही पर कब्जा। युद्ध के दौरान ही हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मार्च 1784 को अंग्रेजों से मंगलौर की संधि की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो 1790 से 92 हुआ। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच त्रावणकोर के मुद्दे पर हुआ। श्री रंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1992 को समाप्त हुई। इसके बाद टीपू सुल्तान देखें तो 1750 से 1799 ईस्वी में दिया गया। हैदर अली यहाँ देखें तो 1755 में डिंडीगुड़ का फौजदार नियुक्त, 1761 मैसूर का शासक बना। और यहाँ पर टीपू सुल्तान को देख लेते हैं तो इसमें देखें यह टीपू सुल्तान के बारे में है। श्रृंगेरी मंदिर एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापना एवं मरम्मत करवाई इसने। शेर ए मैसूर कहलाया टीपू सुल्तान। श्री रंगपट्टनम राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जयक्विन क्लब का गठन किया फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से 1797 में। भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता यही है। रॉकेट संचालन पर फतुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल लिखा। सामंतवाद के बजाय पूंजीवाद विकास को बढ़ावा दिया। इसने एक नया मौलवी चंद सौर कैलेंडर शुरू किया। कारखानों को स्थापित करने के लिए एक राज्य वाणिज्यिक निगम की स्थापना की। सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया। सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखें 1799 ईस्वी, तो इसने इस युद्ध में मराठा निजाम तथा अंग्रेज सेनाएं एक साथ थे। 4 मई 1799 को अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर था, वहीं अंग्रेज सेनापति आर्थर वेलेस्ली रिश और स्टुअर्ट थे। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। युद्ध के बाद वेलेस्ली को मार्क्वेस की उपाधि दी गई। युद्ध के दौरान टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु नेपोलियन और आदि को पत्र लिखा था। इसके बाद अब यहाँ पर शुरू होती है 1857 की क्रांति, यानी ये सब घटनाएं जो बैकग्राउंड में शामिल थी। इसके बाद 1857 की क्रांति इसमें देखेंगे तो यह आपका है 1857 क्रांति। इसमें तत्कालिक कारण देखें तो कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है। 11 मई को बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का नेता घोषित कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद देखें इसमें तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और अंग्रेज प्रधानमंत्री पामस्टेन लिबरल पार्टी से था। अंग्रेजों यानी विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले राज्य देखें तो ये आपके राज्य समर्थन में थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब और साथ में जोधपुर के राजा, कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम, सिख शासकों में पटियाला नाम भी इसमें शामिल थे। क्रांति का प्रभाव देख सकते हैं। इसमें क्रांति का प्रभाव क्या रहा तो 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित कर एक व्यापक बदलाव किए गए। ब्रिटिश कंपनी का स्थान ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हुआ। भारत के राज सचिव का नया पद पील आयोग की सिफारिश पर सेना में बदलाव कर अंग्रेज सैनिकों एवं पदाधिकारियों में वृद्धि हुई। सैनिक अनुपात 2:1 का रखा गया। बिहार अवध के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित कर उनके बदले सिख, गोरखा, पठानों की लड़ाकू जातियां घोषित की गई। विलय की पूर्व नीति के बदले भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दे दिया गया। एक नवीन कृषि नीति जारी की गई। लिंक्ड बटालियन योजना के जरिए यूरोपीय नेता को बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई। सबके लिए एक समान सुरक्षा की बात कही गई। इसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नीति अपनाई गई। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दिया गया। सेना और तोपखाना विभाग पूर्णतः यूरोपीय हेतु आरक्षित कर दिया गया। पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया, यानी क्रांति के प्रभाव के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद देख सकते हैं यह 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र देखें। केंद्र भारतीय नायक और ब्रिटिश नेतृत्व किसने किया तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैनिक नेतृत्व बख्त खां किया और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता जो दिल्ली में था निकलसन एवं हडसन था। कानपुर में देखें नाना साहब टाटा टोपे जी नेतृत्व किए। इसमें कैंपबेल ब्रिटिश नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल भारतीय शासक थे और यहाँ पर जो है ब्रिटिश नेतृत्व हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने किया। झांसी देखें तो यहाँ नेतृत्व भारतीय नायक में रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया और यहाँ जो ब्रिटिश नेतृत्व हीरोज ने किया। इलाहाबाद में लिकायत अली जी ने किया और यहाँ जो ब्रिटिश नेतृत्व किया कर्नल नील ने। जगदीशपुर बिहार में देखें तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, भारतीय नायक थे और यहाँ पर नेतृत्व ब्रिटिश नेतृत्व विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया। बरेली में खान बहादुर खां भारतीय नायक थे और ब्रिटिश नेतृत्व यहाँ पर हडसन ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह भारतीय नायक थे, यहाँ ब्रिटिश नेतृत्व कर्नल लीड ने किया। फतेहपुर में अजीमुल्लाह जी भारतीय नायक थे और ब्रिटिश नेतृत्व इसमें जनरल ट्रेनर ने किया। इसके बाद नोट में देखें तो यहाँ नोट है ग्वालियर तात्या टोपे, संभलपुर सुरेंद्र शाही, हरियाणा राव तुलाराम, मंदसौर फिरोज शाह, शहजादा हुमायूं एवं अन्य आंदोलनकालीन प्रमुख थे। इसमें देखें तो 1857 विद्रोह पर लिखे गए प्रसिद्ध किताबों को देखना चाहें तो ये देखें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर जी लिखे हैं। द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आशिक मजूमदार जी लिखे हैं। असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान जी लिखे हैं। 1857 सुरेंद्र नाथ सेन जी लिखे हैं। इसके बाद देखें 1857 विद्रोह पर इतिहासकारों का मत देखें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम ये कहा है सर जेम्स आउटरेज डब्ल्यू टेलर ने कहा है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस सीले ने कहा है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, आरसी मजूमदार जी ने कहा है। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध था, बी डी सावरकर और अशोक मेहता जी ने कहा है। यह जन क्रांति थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। इसके बाद सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने इसको कहा है। इसके बाद देखें तो इसमें यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, एल.आर. रीच ने कहा है। इसके बाद यह आपके अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि आते हैं। तो हमने बैकग्राउंड में इसको जो 1857 की क्रांति को पूर्व और वहाँ देखने के मूल टॉपिक पर चलते हैं, यानी सिलेक्टेड नोट्स पर लौटते हैं। ये देखते हैं इसमें तो 1857 का विद्रोह को देख लेते हैं। बाकी से पूर्व में जीएस वर्ड के नोट्स को देखा, अब यहाँ समसामयिक घटना चक्र का सिलेक्टेड नोट्स को देखते हैं। तो इसमें देखें आपका यह है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध असंतोष एवं विद्रोह का इतिहास उतना पुराना है जितना कंपनी का शासन। परंतु इस विद्रोह का पहला संगठित प्रयास 1857 ईस्वी की महान क्रांति के रूप में सामने आया, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। इसके बाद इसमें देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लोकप्रिय नाम जान कंपनी का इतिहास निरंतर साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इतिहास रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का तीव्र गति के साथ विस्तार हुआ, किंतु यही विस्तार भारतवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की आपत्तियों और असुविधाओं का जनक बना। इसमें देखें तो प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में अंग्रेजी नीतियों ने पुरानी प्रचलित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की इन नीतियों ने भारतवासियों के अंदर एक असंतोष को जन्म दिया, जिसकी व्यापकता के परिणामस्वरूप ही 1857 ईस्वी में भारत के विभिन्न वर्गों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 ईस्वी का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ।
चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 1857 से पूर्व के प्रमुख विद्रोह को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला देखें सन्यासी विद्रोह है, यानी सन्यासी विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 1763 से 1800 ईस्वी सन्यासी विद्रोह इसमें देखें। तो वारेन हेस्टिंग अपने लंबे अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका डेट और ये चीज़। 1896 ईस्वी में आर.एम. सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था। ध्यान देना है कौन गाया था, कब गाया था। 1896 में आर.एम. सयानी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता यानी सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में चर्चा किया गया है। इसके बाद देखें सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। अगला देखते हैं इसमें चुआर विद्रोह तथा हो विद्रोह को देख लेते हैं। यानी इसमें देखें चुआर विद्रोह तथा हो विद्रोह देखें दिसंबर 1769 में अकाल भूमि पर कर बढ़ा देने के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकटों के कारण आदिम जाति की चुआर लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। और इसमें देखें तो यह है ढाल भूम, पाटभूम, सिंह भूम में तथा बारा भूम, मान भूम के राजाओं ने मिलकर 1769 से 70 ईस्वी में विद्रोह किया। यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी तक उपद्रवग्रस्त रहा। इसके बाद हो, मुंडा एवं कोल विद्रोह को देख लेते हैं। तो 1820-21 ईस्वी तथा 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। 1831-32 ईस्वी में कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उसकी भूमि सामूहिक अधिकार से छीनकर मुस्लिम कृषकों तथा सिखों को दे दी गई थी। यह विद्रोह देखें तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि पर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस द्वारा दमन तथा जमींदारों और शाहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध 30 जून 1855 में विद्रोह किया। संथाल विद्रोह को बहुत ध्यान देना है। संथाल लोगों ने सीधो कान्हों के नेतृत्व में कंपनी के शासन की अंत की घोषणा कर दी। यानी इसके नेता सीधो और कान्हो थे। कंपनी ने 1855 ईस्वी में एक संथाल परगना अधिनियम बनाकर विद्रोह को शांत किया। इसके बाद अहोम विद्रोह देखें तो यह 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया था। रंगपुर पर चढ़ाई की योजना बनाई। नेता ये थे गोमधर कुंवर जी थे। कंपनी ने शांतिमय नीति अपनाकर विद्रोह को शांत किया। इसके बाद खासी विद्रोह देखें तो कंपनी द्वारा जयंतिया था गारो पहाड़ियों पर अधिकार कर लेने से वहाँ के लोगों को विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता राजा तीरथ सिंह थे। इसके बाद भील विद्रोह देखें तो पश्चिमी भारत में कृषि संबंधी कठिनाइयों तथा अन्य कारणों से 1818 से 1821 ईस्वी के मध्य भीलों ने विद्रोह किया। डिंडीगुल तथा मालाबार की पोलीगर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 1805 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराजा और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी सहायक संधि हुई। 1808 से 1809 ईस्वी में अंग्रेजी प्रशासन के दृष्टापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी ने विद्रोह किया। यानी इनको याद रखना है कि भील विद्रोह के नेता दीवान वेलु थम्पू जी थे और उसका समय ध्यान देना है। चलिए आगे देखें तो अंग्रेजों पर रायबरेली के सैयद अहमद यानी 1886 से 1831 द्वारा चलाए गए बहावी आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख राज को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बहावियों में रोष उत्पन्न हुआ। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं तो सैन्य विद्रोह देखें तो सैन्य विद्रोह के अंतर्गत यह है यानी सैनिक विद्रोह 1864 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह प्रथम सैनिक विद्रोह था। इसके बाद इसमें देखें इसमें तथ्य क्या है। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया एवं अन्य आधिकारिक स्रोतों के अनुसार हेक्टर मुनरो के विरुद्ध सैनिक विद्रोह भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह था। कुछ विद्वान 1806 ईस्वी में वेल्लोर के सैनिक विद्रोह को प्रथम सैनिक विद्रोह की मान्यता देते हैं। इसमें देखें तो यह आपका है 1806 ईस्वी में वेल्लोर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता तथा सुविधा न मिलने का विद्रोह किया था। 1844 ईस्वी में 34वीं NI के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया था। 1850 ईस्वी में पंजाब में स्थित गोविंदगढ़ के एक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। 1852 ईस्वी में द्वितीय बर्मा युद्ध के समय बैरकपुर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक ने समुद्र पार करने के आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसके बाद देखें कर्नल JB माइल्सन ने अपनी पुस्तक द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857 में इस विद्रोह का उल्लेख किया है। इस विद्रोह के पीछे भी धार्मिक मान्यताएं थीं। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पनप रहे इस असंतोष का पूर्वाभास शासक वर्ग हो चुका था। इसलिए कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट का धारण करके अंत में विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। इसके बाद विद्रोह के कारण देखें काज ऑफ रिवोल्ट इसमें क्या है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को जन्म देने के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी थे। इसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण तथा तत्कालिक कारण हैं। इस पर हमने स्टार्ट में चर्चा कर लिया था। चर्बी वाले करतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी। उसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों ने जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे आग लगा दी। अंत में इसने एक दनावल का रूप धारण कर लिया, जंगल की आग के रूप में फैल गया। राजनीतिक कारण देखें, पॉलिटिकल काजेस क्या है। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति से
भारतीय नरेश को यह भय उत्पन्न हो गया कि अंग्रेज धीरे धीरे उन सभी राज्यों को समाप्त कर देंगे। कुछ अंग्रेज पदाधिकारों के विचार नीति इस भय को और अधिक बढ़ावा दिया। चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भी भारतीय नरेश नहीं रहता, निजाम का नाम भी सुनाई नहीं देता और नेपाल हमारा होता। राजनीतिक कारणों में वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यक्तिगत नीति ने विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक संधि में शासक अपने व्यय पर अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखते थे, बदले में ब्रिटिश उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता आंतरिक व बाह्य खतरों से सहायता के लिए आश्वासन देते थे। सहायक संधि करने वाले राज्यों में देखें तो हैदराबाद 1798 में तथा 1800 में, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार भोसले 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी एवं भरतपुर आदि शामिल थे। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प सिद्धांत द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्रों को लेने के अधिकार को छीन लिया गया। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत पंजाब, पीगू और सिक्किम का विजय द्वारा विलय किया गया। सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया। अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गई। डलहौजी ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना और सिक्कों पर मुगल बादशाह नाम खुदवाने आदि परंपराओं को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह भारतीय राज्य सत्ता का प्रतीक था, इसलिए उसने अपने अपमान में जनता ने अपना अपमान समझा और विद्रोह के लिए मजबूर हो गई। अंग्रेजों की नीतियों के बारे में मालेसन ने कहा, डलहौजी की नीति ने राज्य यहाँ देखते हैं। अंग्रेजों की इस नीति के बारे में मालेसन ने कहा, डलहौजी की नीति ने और अन्य उच्च पदाधिकारियों के कथनों और लेखों ने एक प्रकार अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर दिया, जिससे भारतीयों को यह प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़ियों की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासनिक कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य देख सकते हैं इसमें। तो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से अनेक भारतीय नरेशों तथा राजवंशों का अंत हो गया। इसका प्रभाव केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन नरेशों पर आश्रित सामंतों, सैनिकों, शिल्पियों तथा अन्य वर्गों पर पड़ा। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कार्य में अयोग्य और अपर्याप्त प्रशासन में अंग्रेजों ने भेदभाव नीति अपनाई, जिसके कारण कोई भी भारतीय सुविधा से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था। अंग्रेजों की नीति से भारतीयों में धारणा बन गई थी कि अंग्रेज उन्हें लकड़हारे अथवा कहार बनाना चाहते हैं। कॉर्नवालिस ने भारतवासियों को उच्च पदों से वंचित करके उनके प्रति अविश्वास की मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया। यद्यपि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट में जाति अथवा रंग के आधार पर भेद की नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, किंतु ये घोषणा दिखावा मात्र थे। भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त कर स्थानीय किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ लाद दिया गया। स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर मालवाड़ी व्यवस्था द्वारा सीमांत अलोक किसानों को जबरदस्त शोषण हुआ और निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। बेंटिक ने कर विमुक्ति भूमि का प्रावधान समाप्त कर दिया, जिससे राज्य की आमदनी को निश्चित रूप से बढ़ी हुई, किंतु बहुत से अधिकारियों जमींदार दरिद्र बन गए। लॉर्ड डलहौजी ने भूपतियों के अधिकारों की जांच के लिए 1852 में एक्ट के अंतर्गत बंबई में इनाम कमीशन स्थापित किया। इनाम कमीशन ने दक्कन में लगभग 20,000 जमींदारों को जब्त कर लिया। अवध के संबंध में जैक्सन की नीति थी कि वहाँ के तालुकदारों की भूमि के स्वामित्व अधिकारों टिलर की जांच की जाए तथा स्थानीय सैनिकों की छटनी की जाए। इन ब्रिटिश नीतियों की अवध में ब्रिटिश शासन के प्रति दुर्भावना, अविश्वास निरंतर बढ़ते गए। जैक्सन के समय में यह कटुता चरम पर बढ़ गई थी। इसके बाद ये सब जानकारी है। जैक्सन की नीति के अंतर्गत ही अवध के नवाब के साथ पुलिस मजिस्ट्रेट अफसरों के पेंशन के भत्ते बंद कर दिए गए। अवध की सेना को तोड़ दिया गया। फलस्वरूप पेशेवर सैनिक अपनी जीविका के साधन से वंचित हो गए, तो वहीं सैनिक और तालुका अवध प्रदेश विद्रोह के केंद्र बने। आर्थिक कारण इकोनॉमिक काजेज देखा जा सकता है। भारत में अंग्रेज शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक कृषि प्रधान देश ही नहीं, बल्कि यहाँ का उद्योग और व्यापार बहुत उन्नतशील दशा में था। भारत को विदेशों से अपार धन प्राप्त होता था। जब अंग्रेजों को शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की औद्योगिक मांग के अनुरूप ढाला। भारत का कच्चा माल न्यूनतम मूल्य पर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। उसी कच्चे माल को विनिर्मित उत्पाद में बदलकर भारत में महंगे दामों पर बेचा जाने लगा। 19वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। 19वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। इस कारण भारतीय बाजारों में इंग्लैंड के औद्योगिक माल की बाढ़ से आगे मशीन द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती होती थी। इस कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग समाप्त होने लगा। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण देखें तो यह यानी सोशियो रिलीजियस काजेस। भारतीयों में आर्थिक और राजनीतिक शोषण से भी अधिक व्यापक असंतोष अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण था। ईसाई मिशनरियों के आक्रामक धर्म प्रचार से उत्पन्न हुआ। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज अपने को उच्च नस्ल मानते थे और भारतीय को ही दृष्टि देखते थे। अंग्रेज न्यायाधीश भी अंग्रेजों के प्रति पक्षपात करते थे। इस कारण अंग्रेजों के अपमानपूर्वक दुर्भाग्य भारतीयों को न्याय नहीं मिल पाता था। इसके बाद देखें तो 1813 ईस्वी में कंपनी आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने धर्म प्रचार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पादरियों के समर्थन से हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्म के प्रति खतरा महसूस करने लगे। भारतीयों को धर्म के लिए सबसे पहला खतरा ईसाई पादरियों द्वारा संचालित स्कूलों से महसूस हुआ। ईसाई मिशनरी हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में बदले ईसाई धर्म की शिक्षा बढ़ावा देते थे। सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी, जहाँ विद्यार्थियों के हिंदू धर्म के प्रति ईसाई धर्म की सरलता का पढ़ा जाता था। इससे भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई कि अंग्रेजों के धर्म को भी नष्ट करना चाहते हैं। आंग्ल ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन मैनजिलस ने घोषणा किया था कि दैव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है, ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के इस छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र समस्त भारतीयों को ईसाई बनने में महान कार्य को पूर्णतः संपन्न करने अपनी समस्त शक्ति लगा देनी चाहिए। मेजर एडवर्ड ने स्पष्ट कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। अंग्रेज मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए शक्ति और धोखाधड़ी दोनों का प्रयोग किया। 1837-38 ईस्वी में जब अकाल पड़ा तो मिशनरियों ने इसका पूर्ण लाभ उठाया और अधिक से अधिक संख्या में यतीमों को ईसाई बनाया। अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने धर्म प्रचार की सामग्री बाइबल के मुद्रण हेतु आगरा में मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस लगाया। 1850 ईस्वी के जाति निरयोक्ता निवारण अधिनियम द कास्ट
डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीयों को अंतर विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। यह अधिनियम लेक्स लोकी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो यह देखें द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 से लेक्स लोकी नाम से जाना जाता है। सैनिक कारण मिलिट्री काजेज भी इसमें शामिल है। सभी कारणों राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक के बाद भी देश की जनता उस समय तक विद्रोह नहीं करती यदि भारतीय सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया होता। भारत में अंग्रेज सेना के दो भाग थे, एक भाग में अफसर था, दूसरा सैनिक। दोनों ही अंग्रेज थे, दूसरे भाग में अंग्रेज अफसर तथा भारतीय सैनिक थे। बंगाल, बंबई, मद्रास प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थी। बंगाल सेनाध्यक्ष समस्त कंपनी की सेना का अध्यक्ष माना जाता था। बंगाल सेना के अधिकतर सैनिक अवध, वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से थे। उसमें अधिकतर ऊंची जाति के ब्राह्मण तथा राजपूत कुलों से संबंधित थे। वास्तव में उस समय अवध में शायद कोई ऐसा परिवार नहीं रहा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध के ही 75,000 सैनिक सेना में शामिल थे। भारतीय सैनिकों को चार्ल्स नेपियर ने उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा। बंगाल सेना के सैनिक अवध की समस्त सैनिक जनता की भावना को प्रकट करते थे। अवध के विलय के संबंध में मौलाना आजाद ने कहा था, अवध के विलय ने सेना में साधारणता और बंगाल सेना में विशेषता विद्रोही भावना का प्रारंभ किया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वह शक्ति जो कंपनी ने उनकी सेवा और बलिदान द्वारा प्राप्त की, आज उन्हीं के राजा को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जा रही है। डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के बाद उसके कार्यकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। 1849 ईस्वी में 22वें एनआई का विद्रोह, 1850 ईस्वी में 66वें एनआई का विद्रोह और 1852 ईस्वी में 38वें एनआई का विद्रोह हुआ। 1806 से 1856 ईस्वी तक विभिन्न अवसरों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध किया था। 1806 ईस्वी में बेल्लोर की मद्रास सेना ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक लगाने के विरुद्ध विद्रोह किया। 1824 में बैरकपुर की छावनी में दोहरे भत्ते के बिना रंगून जाने के प्रश्न पर उपद्रव हुआ। धार्मिक विरोध एक बार 1824 ईस्वी में तब हुआ जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में बैरकपुर की 47वें रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया था। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र पार जाना उनके धर्म के विरुद्ध था, इसलिए सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। आदेश का विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। बैरकपुर की छावनी, इंपॉर्टेंट यहाँ देखें, बैरकपुर की सैनिक छावनी में यह विद्रोह 1824 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल 1823 से 28 के दौरान हुआ था। इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया, लेकिन सैनिकों में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार भारतीय सेना के सभी भावी सैनिक को यह स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी समुद्र पार करके भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे। इस कानून को सैनिकों में असंतोष की मात्रा बढ़ा दी। 1854 ईस्वी में अधिनियम 17 द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। इस प्रकार पदोन्नति से वंचित करना, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाना था अन्य कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और विद्रोह के लिए विवश हो गए। तत्कालिक कारण में देखें तो आपका यह तत्कालिक कारण है। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। कैनिंग की सरकार ने दिसंबर 1856 ईस्वी में सैनिकों के प्रयोग हेतु ब्राउन वैस के स्थान पर एनफील्ड पैटर्न राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसमें कारतूस लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे। इन नवीन राइफलों के प्रयोग का प्रशिक्षण सर्वप्रथम डम अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। 26 फरवरी 1857 को वह रामपुर में 19वीं नेटिव फैक्ट्री के सिपाहियों ने अगली सुबह होने वाली परेड के लिए दी जाने वाले डेटोनेटर लेने से इनकार कर दिया। दंडस्वरूप कैनिंग ने इस पूरी टुकड़ी को भंग कर दिया। चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 को ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री बैरकपुर की छावनी में विद्रोह की घटना घटी, जिसमें बैरकपुर छावनी के 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट ह्यूनसन को गोली मारी एवं लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले का रहने वाले थे। 6 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इस समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हैर से ब्रिटिश कमांडिंग अफसर थे। विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार देखें, बिगिनिंग एंड स्प्रिट ऑफ द रिवोल्ट देखें। मई 1857 में मेरठ में 99 सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसमें से 85 सैनिकों को दंडित किया गया, किंतु 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 एनआई की पैदल टुकड़ी ने सर्वप्रथम खुला विद्रोह कर दिया। अजीमुल्लाह ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। हालांकि विद्रोह 10 मई रविवार को शाम 5 और 6 बजे ही मध्य प्रारंभ हो गया, यानी ध्यान देना 31 मई को होना था, लेकिन बहुत पहले ही शुरू हो गया। विद्रोह ने अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उस समय जनरल हैविट के पास 2200 यानी 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद इसमें देखें, सिपाहियों विद्रोही ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः दिल्ली का सम्राट घोषित कर और बहादुर शाह ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। उनकी सहायता के लिए एक सैनिक परिषद भी बनाई गई। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के दौरान कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर मारा गया। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के दौरान लेफ्टिनेंट बी लोबी, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, ने कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजित हुआ। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में थे, जिसके प्रमुख जनरल बख्त खां थे। इन्होंने ही बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा उनको दिल्ली ले आए थे। 1857 के ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर यानी बिहार, झांसी, अलीगढ़, रोहिलखंड, इलाहाबाद तथा ग्वालियर में भी विद्रोह हुए। लखनऊ में देखें तो यह है, लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। अपने अवयस्क पुत्र
वीर जिस कादिर को नवाब घोषित कर बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इसमें देख लेते हैं स्रोत क्या है। NCERT था लखनऊ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1904 पेज 156 के अनुसार 30 मई, जबकि BL ग्रोवर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास था अन्य कुछ पुस्तकों के अनुसार 4 जून दिया गया है। यानी लखनऊ विद्रोह। लखनऊ विद्रोह के दौरान वहाँ का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस सभी यूरोपीय निवासियों द्वारा लगभग 2000 राजभक्त ब्रिटिश सैनिकों के साथ रेजिडेंस में शरण ली। इसी अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सन हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने नगर रक्षक सेना का कमान संभाला। उसने वीरतापूर्वक ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा की। सितंबर 1857 में हावलॉक था आउट्रम भी ब्रिगेडियर की सहायता के लिए रेजिडेंसी पहुंचे। इसमें देखिए हावलॉक एवं आउट्रम ने सम्मिलित रूप से लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। मार्च 1858 को कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः अधिकार कर लिया। लखनऊ को पुनः अधिकार करने के दौरान नेपाल के राजा जंग बहादुर ने कैम्पबेल की सहायता की थी। इसके बाद बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थे। कानपुर में देखें तो यह है कानपुर विद्रोह का प्रारंभ 5 जून 1857 को हुआ था। यहाँ विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। इंपीरियल गजेटियर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पेज 157 के अनुसार विद्रोह प्रारंभ 6 जून, जबकि कानपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 5 जून को प्रारंभ हुआ था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। विद्रोह के समय अपने परिवार के साथ बिठूर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धूधूपन था। पेशवा बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी। बाजीराव सेकंड की मृत्यु 1851 ईस्वी के बाद उनको मिलने वाली पेंशन नाना साहब प्राप्त करने में असफल रहे, इसलिए वे असंतुष्ट थे। विद्रोह के दौरान कानपुर में सैनिक छावनी में के कमांडर जनरल व्हीलर थे। 27 जून 1857 को जनरल व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोह था अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने का आश्वासन दिया गया। जब अंग्रेज नावों पर चढ़कर इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो सती चौरा घाट पर उन पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में अधिकांश अंग्रेज बंदी बनाए गए, किंतु कुछ बचकर निकल गए। विद्रोह के दौरान नाना साहब ने सैनिकों द्वारा बीबीगढ़ नामक स्थान पर अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया था। कानपुर विद्रोह के समय तात्या टोपे कमांडर इन चीफ थे। नाना साहब की सहायता की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम देखें तो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के निपुण एक योग्यता थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोहियों ने नवंबर 1857 ईस्वी में कानपुर के समीप जनरल विंडहम को पराजित किया। दिसंबर 1857 में कैम्पबेल ने कानपुर पर अधिकार के लिए। इसके बाद झांसी देखें तो यह विद्रोहियों ने 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह किया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इसमें देखें तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। ध्यान देना है। 1853 ईस्वी में झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अभाव में डलहौजी ने 1870 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करते हुए झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 में विलय कर लिया। BL ग्रोवर की पुस्तक में झांसी राज्य की विलय की तिथि 1853 दी गई है, परंतु NCERT में स्पष्ट 1854 का उल्लेख है। अमेरिकी लेखक जायस लेब्रा चैपमैन अपनी पुस्तक दी रानी ऑफ झांसी स्टडी इन फीमेल हीरोज इन इंडिया विस्तृत विवरण के साथ उल्लेख करते हुए नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद तुरंत राज्य का विलय नहीं हुआ। रानी की अनेक अपीलों के बाद मई 1854 में झांसी का ब्रिटिश राज्य विलय हुआ। कानपुर के पतन के बाद तात्या टोपे भी झांसी की रानी से जा मिले। दोनों मिलकर बहादुरी के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। हीरोज के युद्ध का मूल स्थान मऊ में था। हीरो जनवरी 1858 में अपने सैनिकों के साथ झांसी के लिए रवाना हुआ। झांसी की सुरक्षा को असंभव समझकर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ साथियों के साथ कालपी पहुंची। हीरोज ने 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर अधिकार कर लिया। 22 मई 1858 से अंग्रेजों ने कालपी पर अधिकार कर लिया। कालपी पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। 1 जून ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा अंग्रेजों का सहायक था। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की गति प्राप्त हीरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह स्टेटमेंट जो है जनरल हीरोज ने कहा था। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। बाद में नेपाल चले गए। वहां सिंधिया के एक सामंत मानसिंह के विश्वासघात कारण पकड़े गए। विद्रोह और हत्या के अभियोग में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें फांसी दी गई। इसके बाद बिहार में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग से अपनी जमींदारी का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, लेकिन उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ था। इससे कुंवर सिंह दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गए थे। और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। देखें यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, इसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। यूरोपीय कंपनी स्थापना वर्ष देखें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखें 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखें 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देखें 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में होती है। जानकारी देखना चाहें आधुनिक भारत के अंतर्गत पुर्तगाली जो थे गवर्नर जनरल अल्मेडा, अल्बोर्ग, ये सब प्रथम पुर्तगाली वायसराय, इसके बाद ये सब जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि ये टॉपिक रहेगा तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद डच को भी देख सकते हैं, आधुनिक भारत के अंदर डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये सब जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि ये चर्चा में नहीं है, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यह आधुनिक भारत के अंतर्गत फ्रांसीसी, अंग्रेज, इस पर हमने चर्चा शुरू में कर लिया था। ताकि विस्तृत चर्चा करते हुए हमने जो है 1857 की क्रांति से पूर्व जो
विद्रोह हुए थे उसको हमने देखने का प्रयास किया था डिटेल में। यहाँ संक्षेप में देखना चाहें तो ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजातीय अन्य विद्रोह को देखें तो सन्यासी विद्रोह था 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में। यह प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार रहा। नेतृत्व करता केना सरकार दिरजी नारायण थे। फकीर विद्रोह 1776-77 ये बंगाल प्रभावित क्षेत्र है। इसमें मजनू शाह एवं चिराग अली थे। चुआर विद्रोह 1768 में प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा बंगाल, इसमें नेतृत्व करता दुर्जन सिंह ने किया था। पालीगारों का विद्रोह देखें 1801 से 1856 तमिलनाडु में हुआ। यह वीर पी कट्टा वामन नेतृत्व करता इसके थे। इसके बाद देखें तो आपका यह है वेलांटी विद्रोह 1808 से 1809। इसका जो प्रभावित क्षेत्र ट्रावनकोर, इसके जो नेता मीलू थाम्पी थे। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं तो यह भील विद्रोह 1818 से 1846 तक एक पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र था। इसके जो नेतृत्व करता सेवाराम थे। मीसी विद्रोह देखें 1822 से 1841 पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र से चित्तर सिंह इसके नेतृत्व करता था। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1850 तक के प्रभावित क्षेत्र असम रहा। इसके नेतृत्व करता टीपू यानी करम शाह का पुत्र थे। अहोम विद्रोह देखें 1828 में किया गया प्रभावित क्षेत्र भी असम रहा। इसके नेतृत्व करता गोमधर कुंवर जी थे। इसके बाद बहावी आंदोलन 1831 में हुआ। इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश रहा है। इसके नेता सैयद अहमद तूती मीर थे। इसके बाद कोल आंदोलन देखें तो 1831-32 में प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर झारखंड, इसके नेतृत्व करता गोमधर कुंवर जी थे। इसके बाद आपका खांसी विद्रोह होता है 1833 में, यह असम में है। इसके नेता तीरथ सिंह हैं। इसके बाद फरायजी आंदोलन होता है 1838 से 48 तक, ये बंगाल प्रभावित क्षेत्र। इसके नेता हाजी शरीतुल्लाह दादू मियाँ संबंधित नेता। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखें तो आपका नील विद्रोह है। नील विद्रोह देखें तो 1859-60 में ये होता है। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार है और इसके नेता दिगंबर विश्वास और विश्वास हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान होता है। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार है। इसके नेता सिद्धू और कान्हू हैं। मुंडा विद्रोह देखें 1874 से 1900 के बीच में होता है। इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार झारखंड है और इसके नेता बिरसा मुंडा जी हैं। आगे इसमें देखते हैं तो आपका ये है पाइक विद्रोह है जो 1817 से 1825 के बीच में होता है। इससे उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र है। इसके नेता बक्सी जगबंधु हैं। इसके बाद देखें तो पावना विद्रोह है जो 1873 से 1885 के दौरान होता है। ये पावना बंगाल में है। इसके नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल हैं। इसके बाद मोपला विद्रोह देखें 1836 से 1922 ईस्वी में मालाबार केरला में है। इसमें नेता सैयद अलावी कुन अहमद और अली मुसलियार जी हैं। इसके बाद देखें कुका आंदोलन 1840 में प्रभावित क्षेत्र पंजाब है। इसके जो नेता भगत मुसलियार हैं। इसके बाद रंपाओं का विद्रोह 1922 से 1924 तक होता है आंध्र प्रदेश में। इसके नेता अलरूरी सीताराम राजू हैं। इसके बाद ताना भगत आंदोलन होता है 1914 से 1919 बिहार में। इसके नेता जतरा भगत हैं। इसके बाद तेभागा आंदोलन 1946 में होता है, बंगाल प्रभावित क्षेत्र है और इसके नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह हैं। इसमें भारत के दो गवर्नर जनरल और एक वायसराय को देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लें जो 1857 के विद्रोह के लिए जो कारक बना था उसमें एक महत्वपूर्ण कारक था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखना चाहें तो यहाँ सारी जानकारी इसमें दी गई है। लॉर्ड डलहौजी को देखें तो 1848 से 1856 तक रहा। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। लगे इसमें चर्चा हमने कर लिया, आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखें इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी के बारे में सब जानकारी इसके कार्य वगैरह दिए गए हैं। इसके बाद देखें लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय, भारत की वायसराय वर्ष 1858 के अधिनियम के अधीन 1858 से 1947 तक वायसराय की व्यवस्था तो प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का। इसके समय में रुपए नोट का प्रचलन किया गया। सब जानकारी इसमें इसी समय विद्रोह किया गया जिस पर हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इस अंक में यहीं तक, यानी लॉर्ड कैनिंग को यहाँ देख सकते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है। तो नेक्स्ट अंक यानी GS वर्ड का नोट्स है, नेक्स्ट अंक में अगले टॉपिक कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।